ख़वातीन हज़रात, नियत और प्लेटफ़ॉर्म पे फ़राज़ दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाक की हाउस। आज हमारे साथ जो शख्सियत जिनको आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की अ, वुकला बिरादरी का एक बड़ा नाम, आप जो हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे, उसके बाद जो वुकला तहरीक थी उसका आप बिल्कुल आपने कलीदी किरदार अदा किया। मुनीर ए मलिक साहब, मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आपने वक़्त दिया। मुनीर साहब, आपका एक एक स्ट्रगल है, एक जुडिशरी, आज़ाद जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ पे एक बड़ा स्ट्रगल है। आप समझते हैं कि आप कामयाब हुए, आप समझते हैं कि जो जो आपने पहले भी हमें इंटरव्यू दिया, आपने बताया कि जी ये एक कांस्टेंट जद्दोजहद है। लेकिन कुछ आपको लगा नहीं कि मामला जो है ग्राफ ऊपर जाता है, ग्राफ ड्रॉप हुआ और कुछ ऐसे फैसले अदालत ने दिए और जजेस ने दिए कि जो कि आप बड़ी ईज़िली कह सकते हैं कि भई ये तो इंसाफ नहीं हुआ। देखें, मजमूई तौर पर 2007 से कुछ गेन्स हुए हैं इस जद्दोजहद में और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं। गेन्स क्या हुए हैं, अब आप मुझे बताएं कि क्या आला अदालतों का कोई जज आज किसी पीसीओ पे हेल्प लेगा? ठीक। मैं समझता हूँ नहीं लेगा, बल्कि मैं समझता हूँ ये उस जद्दोजहद का नतीजा है कि अभी डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगता है, अभी हाइब्रिड रिजीम आती है, क्योंकि मार्शल लॉ लगाने वाले को भी पता है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनेगा। वो जज जो हल्फ उठाएगा उसको ये भी पता है कि एक दिन जो है फिर उसको जवाब देना होगा। डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स ये हैं कि मैं बताता हूँ, मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट है, आप मुझे उसका जवाब दे दें। हमारे यहाँ एक जज साहब आए जिन्होंने कहा कि जी मैंने डैम भी मैंने बनाना है, जो कि आप समझते हैं कि ये उनका उनका जुरिस्डिक्शन थी। वो एक ऐसा फैसला देते हैं कि एक आदमी कन्विक्टेड है, इमरान खान साहब कैलिफोर्निया की अदालत में कन्विक्टेड हैं, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट करार दे चुकी है। उनको वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं सादिक और अमीन का। दूसरी तरफ एक दूसरे वजीर आजम को वो कहते हैं ये चूंकि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा आपको जो है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है। उसके बाद वो वाडा साहब का केस आता है जिसमें जो है जजिस का मेयार कुछ और है इमरान खान पे। तो देखें, एक एक तासुर ये है, ये तासुर गया साकिब निसार साहब की जो अदलिया थी। फिर साकिब निसार साहब जो एज ए जज, एज ए चीफ जस्टिस पीटीआई की लंदन की जो उनकी तहरीक की जो डिनर्स से, लंचेस से, फंड रेजिंग थी, उसमें आप मौजूद हैं एज ए चीफ जस्टिस। मतलब ये क्या बदयांती नहीं है? देखिए, आपकी बात में यकीनन वजन है। अदलिया न सिर्फ आज़ाद होनी चाहिए, बल्कि अवाम में ये परसेप्शन होना चाहिए कि वो आज़ाद है। मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में, अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद में, जो एक बड़ा माइलस्टोन जिसकी तरफ जाना है वो है बेंचों की तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के 17 जज होते हैं, सिंध हाई कोर्ट में 42 जजेस हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस डिसाइड करता है कि कौन सी बेंच होगी और कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा। जो कोर्ट की बेंचें बनती हैं उनका आवाम जो है एक परसेप्शन ले लेती है। जब वो परसेप्शन लेने के लिए भी दो गिरोह होते हैं, एक के फेवर में होता है, एक के मुखालिफ होता है। लेकिन अदलिया को जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है चीज़ वो है कि वही बेंच जो है एक केस में एक व्यू ले, दूसरे केस में कॉन्ट्ररी व्यू ले। एग्जैक्टली। उससे उसकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी जो है कि पंजाब हुकूमत फर्क पड़ता है। में यही हुआ ना, कि पंजाब हुकूमत को जो फैसला दिया है, आपने पहले हमजा के खिलाफ एक फैसला दिया, फिर आपने उसके अपने ही फैसले को आपने रिवर्स कर दिया। तो ये मतलब आप इतना ओपन तासुर देते हैं, फिर हमारी जुडिशरी का भी जब नंबर बिल्कुल बिलो होता है, मेरा 147 पे है दुनिया में, तो ये इस फैसले से तासुर तो यही जाता है ना। देखें, इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। 2007 से पहले जो है जुडिशरी जो है वो जो 3 सतून होते हैं,
तीन पिलर्स एक डेमोक्रेसी में होते हैं, उसमें उस टेबल पे उसकी सही जगह नहीं थी। वो एग्जीक्यूटिव या आमरीत की या फौज की बी टीम समझी जाती थी, जो मर्जी वो उससे करवा लेती थी या कम से कम उसका झुकाव उस तरफ होता है। 2007 के बाद जो है जुडिशरी ने ये फैसला किया कि उसको भी इस टेबल के ऊपर एक जगह चाहिए जिसमें इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स बैठ। उस जगह को लेने के लिए पॉलिटिक्स जुडिशलाइज हो गई, इसको बोलते हैं जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और अदलिया ने अपने आप को अपने दायरा कार से बढ़ा के जो है उस टेबल के ऊपर बैठाया, जो पावर शेयरिंग का इस मुल्क के अंदर टेबल है। उसको वो लकीर खींचने नहीं आई कि वो टेबल पे तो पहुंच गई है लेकिन अब अपने रोल तक महदूद रहे। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उससे बहुत आगे चले गई। यानी डैम बनाने निकल पड़े। अब वो आर्टिकल 184(3) में कि फंडामेंटल राइट्स को हम इन्फोर्स कर रहे हैं और ये आवाम का फंडामेंटल राइट है कि पानी हो और बिजली हो, इसलिए जो है आप डैम बनाइए। मुझे वो कहानी याद आती है कि वो एक औरत थी, उसने अंडे खरीदे, बोला कि अंडे से मैं मुर्गियाँ हैच करूँगी, मुर्गियों से मेरे फार्म हो जाएंगे। फिर वो मिल्क वोमन थी, फिर वो शहजादा आएगा, वो मुझे कहेगा कि मुझसे शादी करो, मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी। उसके सर के ऊपर वो मिल्क का पेल था, वो मुझ शहजादा पूछेगा कि मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। उसने कहा मैं हाँ कहूँगी। वो सारा मिल्क ही जो है वो नीचे जो है वो गिर गया। तो अदालतों को अपने दायरा इख्तियार में रहना है। उनको ये आंच नहीं आनी चाहिए कि 17 अनइलेक्टेड लोग जो है वो आइन भी बना रहे हैं, आइन के अंदर तरमीम भी कर रहे हैं, तो उसमें अदलिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खराब होती है। अच्छा, अब ये केस है जिसमें आप भी थे, देखें ये इमरान खान साहब एक तासुर है। ये इमरान खान साहब अदलिया के लाडले हैं, शायद इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं रहे वो, लेकिन अदलिया के लाडले, ये एक तासुर है, ये एक परसेप्शन है लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था। फिर इमरान खान साहब ने वो डी चौक पे मना किया अदलिया ने कि आप नहीं जाएंगे, वो वहाँ गए। उसके बावजूद अदलिया ने कहा कि नहीं जी, हो सकता है इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर को ना सुना हो, लिहाजा उनको माफी दे दी गई। फिर इमरान खान साहब ने ओपनली, यानी कि अदलिया की जो मजिस्ट्रेट साहबा थी, उनको ललकारा, उनको धमकी दी, आईजी इस्लामाबाद को धमकी दी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह से आए अदलिया में, उनकी जो वीडियोज़ हैं कि वो जो गेट्स होते हैं, सिक्योरिटी गेट्स, उसमें आप स्कैनर जो होते हैं उसको तोड़ते हुए चले आ रहे हैं आप, और जो है उनकी गाड़ी अंदर जाएगी, एक हल्ला बोल दिया अदालत के ऊपर, और अदालत से वो फिर एक दफ़ा बरी होकर निकल गए। यही म्यार होता निहाल हाशमी के लिए? क्या यही म्यार होता दानियाल अजीज़ के लिए, कल को साद रफ़ीक के लिए, कल को पीपल्स पार्टी के लिए? क्या ये म्यार होता? इमरान खान साहब को जो तासुर तो यही किया कि ये लाडले हैं उनके, अतर मिनल्ला साहब के। आपके मशहूर जज अमेरिका के बेंजामिन कार्डोजो, उसने ये लिखा था कि जज भी जो बनते हैं वो हम ही में से होते हैं, इसी माशरे में से होते हैं। वो किसी आइवरी टावर में कन्फाइंड नहीं है। जो पब्लिक करंट्स चल रहे होते हैं वो उनको भी मुतासिर करते हैं। देखिए, अदलिया की आज़ादी का फाइनल फ्रंटियर जो है वो ये है कि जज ज़हनी तौर पे भी आज़ाद हो। वो अपने, हर जज जो है वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के ऊपर फैसला करता है कि उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। हर जज जो है वो आंखें बंद नहीं कर लेता और देखता है कि सोसाइटी में इस वक्त क्या हो रहा है। जो अच्छा जज होता है वो इन करंट्स को, इन डेवलपमेंट्स को हट के जो है फैसला कर सकता है। तो ये लाडलेपन का तासुर इससे भी है कि वो जो सबकॉन्शियस बायसेस होते हैं, जो इनबिल्ट बायसेस होते हैं, वो एक जज को भी ये फैक्ट है। ये तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब सियासत सही कर रहे हैं कि प्रेशर इस लेवल तक बढ़ा दो अदलिया के ऊपर,
और इस्टेब्लिशमेंट को इतनी रैलीज करो, इतने जल से जुलूस करो, रोजाना अटैक करो कि वो प्रेशर में आके फिर मेरे हक में फैसला करें, तो फिर तो ये सियासत सही है। फिर वोकला तहरीक उनके फायदे की सियासत वोकला है। तहरीक थी ही यही कि इतने लोग बाहर निकालो कि वो जज भी जो है हमारे, अगर अवामी तहरीक नहीं होती तो आप क्या समझते हैं वो जो इफ्तिखार चौधरी के केस में फैसला हुआ था जस्टिस रमदे की जो बेंच को हेड कर रहे थे, क्या वो फैसला होता? माजी तो बोलता है कि नहीं होता, लेकिन ये तो एक अवामी तहरीक। तो फिर तो पीएमएल नून ने और पीपल्स पार्टी ने तो सही अपने कार्ड नहीं खेले। जब मियां नवाज शरीफ नाहल हुए तो वो अगर उस लेवल की, इमरान खान के लेवल की तहरीक चलाते और उस तरह की आवाम को सड़कों पे ले आते तो फिर शायद उनके हक में फैसला होता, फिर वो नाहल नहीं होते। जब उन्होंने पहले राउंड पे मिठाई बांटी तो वो क्या तहरीक चलाते? आपको याद होगा जब 3-2 फैसला आया था पहले राउंड में, जब दो ने डिस्क्वालीफाई किया था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने और जस्टिस गुलजार ने, जो बाकी 3 जजेस थे उस 5 मेंबर बेंच पे, अजमत सईद साहब, इजाज अफजल साहब और रियाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेशन मजीद होगी, जिसमें वो GIT बनी थी। तो मुझे याद है मैं टीवी देख रहा था तो ये सेलिब्रेशन हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, लड्डू दिए गए थे कि ये आपकी जीत है। अगर उस फैसले को जीत कहते हैं तो अवाम को कैसे मोबिलाइज करते उस फैसले के खिलाफ? तो ये दूसरी बात है, ये दूसरी देखें तारीख जो है, कुछ फैसलों को जस्टिस कोसा साहब ने ये सही कहा था कि हमारा फैसला जो है तारीख में याद रहेगा। अब तारीख में तो बहुत से केस याद हैं, तारीख के 200 वाला केस भी याद है तारीख के अंदर, और यकीनन तनख्वाह ना लेके आप तो अपना टैक्स भरते हैं अमेरिका में, आपको पता है एक होता है कैश बेसिस टैक्स पेयर, एक अक्रूवल बेसिस। आपकी कंपनी अक्रूवल बेसिस पे गालिबन होगी, इंडिविजुअल 99% जो है कैश बेसिस पे, उसको उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, लेकिन ये बात, ये जो तासुर है कि वो कंट्रोल थे, यानी साकिब निसार साहब की एक तो लीडिंग भी थी, ऊपर से उनको भी शायद कहीं से कॉलें आ रही थी। आप समझते हैं कि ये तो इतना ओपन कैसे कि कुछ समझ में आता है? साकिब निसार साहब का तो लीडिंग भी, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि उनको डेडलाइन भी दी गई थी कि आपको इलेक्शन से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करना है। देखिए, तबीयतन अगर मेरे में ये जुर्रत नहीं थी कि जब वो चीफ जस्टिस थे मैं ये बात करता, तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि अब मैं ये जब वो जज नहीं है ये कहूँ। लेकिन अवाम का तासुर ये है, तो जुडिशरी की मॉरल क्रेडिबिलिटी तब होती है जब उसका फैसला जो है, ये नहीं कि अवाम को पसंद है, लेकिन अवाम ये कहे कि यार फैसला तो मेरे पसंद का नहीं है, लेकिन ये जज ऐसे हैं कि फैसला तो आइन के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना चाहिए। अच्छा देखें, अभी आपने जो बात की मैं थोड़ा सा इसमें सोच में पड़ गया हूँ कि इसका मतलब तो ये कि जो पार्टी भी एक अवामी रैली और एक अवामी समंदर जो है तैयार कर ले और रोजाना अटैक करे, जिस तरह इमरान खान साहब की सियासत है, सड़कों पे आए, जल से जुलूस करे, अटैक करे, जो अगर उनके हक में फैसला नहीं आ रहा उस पर अटैक करे, सोशल मीडिया पे गुब्बारा बना दे, जजेस की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दे और उनके हक में फैसला नहीं है, तो फिर तो पार्टी सही है, फिर वो तो फिर अपने हक में फैसला दिलवा देगी। और यही प्रेशर टैक्टिक्स इमरान खान साहब कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये फिर सही है? फिर जज की अपनी बायसेस होंगी, उसके भी बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है। और इमरान खान साहब ने तो मुनीर साहब ये तक कहा कि इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके जो है घर में कोई शादियों में नहीं बुलाएगा, ये जहां जाएंगे इनको अंडे पड़ेंगे, जलील होंगे। ये मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूँ, अगर अमेरिका में वियतनाम वॉर के खिलाफ मोबिलाइजेशन नहीं होती तो क्या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का पेंटागन पेपर्स केस में यही फैसला आता, जो उन्होंने रिलीज किए सारे डॉक्यूमेंट्स के नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है? उसी अगर मार्टिन लूथर किंग की वो मूवमेंट नहीं होती तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के वही फैसले आते इक्वल प्रोटेक्शन के ऊपर, इक्वालिटी क्लॉज के ऊपर, गो के 100 साल पुराना फैसला था प्लेसी अगेंस्ट फर्ग्यूसन में कि सेपरेट बट इक्वल इज इक्वल। तो ये तहरीकें जो चलती हैं,
इसका तारीख में एक पर्पस ये रहा है कि ना सिर्फ पब्लिक ओपिनियन बट जुडिशियल ओपिनियन को भी अपने फेवर में बिल्ड किया जाए। ये तो फिर अदलिया के ऊपर चैलेंज है कि वो किस तरह फैसला करती है, जो अच्छा, तारीख में जो है इंडिपेंडेंट फैसला माना आपकी जाए। इमरान खान साहब के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था, जो अतहर मिन्नल्ला साहब की अदालत में चल रहा था, तो अब सवाल ये है कि आपका उसमें ओपिनियन ये था कि जी इमरान खान साहब को माफ कर दिया जाए। किस बेसिस पे आपने ये नहीं ओपिनियन? देखें, मेरा ओपिनियन इस पे नहीं था कि ए को माफ किया जाए या बी को सजा दी जाए। मैं समझता हूँ कि वो वाला कंटेंट जिसे आप स्कैंडलाइजेशन ऑफ अ जज या ऑफ द जुडिशरी कहते हैं, उसको आपको बैलेंस करना है राइट ऑफ फ्री स्पीच के अंदर। अच्छा, मैं समझता हूं कि ये जुडिशलाइजेशन का कंटेम्प्ट जो है ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। आर्टिकल 19 का जो हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो ये मैं समझता हूं उसको देखते हुए बिल्कुल वो आदमी जज नहीं है, ही इज नॉट फिट टू बी अ जज। जो अखबार में कुछ लिखा हुआ हो या किसी के कहे के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस हो जाए, अपना फैसला इन्फ्लुएंस करे। वो डेनिंग ने लिखा है कि आवर रेपुटेशन मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशंस देन द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट। तो क्योंकि वो जहां तक जुडिशलाइजेशन का वो था, उसके ऊपर जुडिशियल कंटेम्प्ट का चार्ज था, मैं समझता हूं कि वो ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है चार्ज ये था कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। अगर लाहौर हाई कोर्ट जो है या वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है फैसला नहीं कर सकता उसकी तड़ी को दरगुजर करते हुए, तो फिर वो काबिल ही नहीं है जज बनने के। तो मैंने इस असूल के ऊपर ये कहा था कि ये कंटेम्प्ट नहीं है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर वो माफी मांग कोई ऐसा कॉन्डक्ट दिखाता है जिससे उसको उसने कहा यार मैं कुछ आगे चला गया था, आई वेंट ओवरबोर्ड या आई क्रॉस्ड अ रेड लाइन, तो फिर उसको तो फिर मुनीर साहब फिर तो दानियाल अजीज हो गए, निहाल हाशमी, इनको भी फिर माफी कर देना चाहिए। अगर मैं वो केस आर्ग्यू कर रहा होता तो मेरा तो यही व्यू होता। आपका भी व्यू होता। अच्छा, फिर एक और सवाल मेरा ये व्यू होता कि कंटेम्प्ट नहीं है दानियाल पे भी और निहाल हाशमी पे भी। अच्छा, अब ये एक और भी सिलसिला है कि जी अभी फैसल वाडा के केस में तो कुछ और मेयारात थे। मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को पिटीशन दायर करके अपनी जो नाअहली है वो खत्म करवानी चाहिए? खत्म मतलब अब तो मोरल ग्राउंड नहीं रहा बदलिया के मियां पास। नवाज शरीफ की का अपना तो रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई थी। अब ये है कि आर्टिकल 184(3) में किसी और केस में एक लार्जर बेंच बनती है जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को, मैं उस केस में अमाइकस था जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का बाद में केस था, और मेरा ये व्यू था कि रेप के लिए तो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, मॉरल टर्पिट्यूड जहाँ है, तनख्वाह ना लेने के लिए लाइफ टाइम है। ये कुछ बात समझ नहीं आती है, और ये बिल्कुल समझ नहीं आती है बात। मतलब ये तो मतलब तो इसमें आपकी अदलिया ने इतना ओपन होके, यानी कि साकिब निसार साहब की अदलिया ने, कि आपने किसी को इस हद तक विक्टिमाइज करना है, इसीलिए तो मेरा तात्पर्य ये है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा था, या वो कुछ उनका कुछ जाती कुछ मामला था मियां नवाज की, जो कुछ जाती दुश्मनी थी, क्या था ये? जाती दुश्मनी तो मैं समझता हूँ नहीं हो सकती है। उनके वो लॉ सेक्रेटरी थे उसी दौर के। अब आप बताएं उनकी नाअहली खत्म मियां नवाज शरीफ की हो सकती है? देखें, आईनी तरमीम से तो बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अगर आइन में तरमीम होती है, और अगर एक कोई जिस तरह आपने कहा कि फैसल वापडा का केस आया, वो उसमें मियां नवाज शरीफ के केस से थोड़ा सा मुख्तलिफ फैसला हुआ है, हो सकता है एक केस में कानून जो है वो ठीक है, बदलता रहता, मतलब उसकी तशरीह। अच्छा, कुछ केसेस मुनीर साहब कहा जाता है ओपन एंड शट केसेस हैं। इमरान खान साहब की बच्ची का जो केस है, बेटी वाला केस है, ओपन एंड शट केस है कहा जाता है, उसमें कोई अगर मगर वाली कहानी नहीं है। इमरान खान साहब का जो तोशा खाने का जो केस है, जी बड़ा क्लियर केस है। इसी तरह से उनका फॉरेन फंडिंग का, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं, ओपन सिंपल केस है। आप लगता है कि इन केसेस में अदलिया का जो मेयार है जबा शायद मुख्तलिफ हो, क्योंकि अदलिया बहरहाल अब एक क्रिटिसिज्म का शिकार है कि इमरान को इन्होंने लाडला बना रखा है। देखें,
असूली तौर पे मैं तो कहता हूँ कि माजी का गलत फैसला जो है वो फ्यूचर में किसी गलत फैसले की बुनियाद पे लेकिन फिर माजी के गलत फैसले की दुरुस्ती भी तो बनना होनी चाहिए। चाहिए। हाँ, हाँ। इस बात पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये एहसास होना चाहिए कि माजी में मैंने गलत फैसला किया था। आपने डॉक्टर नसीम हसन शाह की किताब देखी होगी जो इसमें उन्होंने कहा कि हाँ जुल्फिकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई थी। उसको तो आप रिट्रीव नहीं कर सकते, रीट्रेस नहीं कर सकते हैं, वो तो हो गई उसको बेचारे को फांसी। लेकिन कम से कम ये तो है कि पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में अब वो अक्विट तो हो चुका है। अदलिया में ये रियलाइजेशन है कि हमारे जो माजी के जो पिछले 5 साल के जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे, और हमारी जो झुकाव है इमरान खान की तरफ वो पब्लिक में वाजे है। देखें, अदलिया को आप एक मोनोलिथिक अच्छा, कोहेसिव बॉडी मत चले मैं कहता हूँ जी एजाज मैं नाम बहुत ले से लेता हूँ जजेस के। हैं, बहुत से जजेस हैं जो आपके इस व्यू से एग्री करते होंगे। कम से कम जो मेरी इनफॉर्मल बात होती है, जी जी, इंटरेक्शन होता है, या बहुत से जो है उस व्यू को मेंटेन करते होंगे। तो ये तो अच्छा, लेकिन ये अब ऐन मुमकिन हो गया है, सुनने में ही आ रहा है कि ऐन मुमकिन हो गया है कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मियां नवाज शरीफ की हुई थी, तो वो 5 साल का जो कानून है, तो 5 साल तो वैसे ही पूरे हो चुके हैं, तो वो रिवर्स अब हो सकती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी तशरीह की है आर्टिकल 63, क्योंकि उसमें पीरियड दिया नहीं गया है। तो अगर कानून में, आइन में किसी चीज के लिए पीरियड नहीं दिया गया है तो होता है रीजनेबल टाइम। अच्छा, ठीक है। अब जो मेरी आर्गुमेंट है कि भाई एक मॉरल टर्पिट्यूड के लिए कन्विक्शन है, वो 5 साल के लिए, नैब में वो कन्विक्ट होता है तो शायद 5 साल की है या एक लिमिटेड पीरियड है। यहाँ पे रीजनेबल टाइम को भी उस स्टैंडर्ड से ठीक देखना होगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर गया है, अब पार्लियामेंट को आखिरी सवाल है वो जो मैं इमरान खान की तरफ वापस जाऊंगा कि इमरान खान साहब की केसेस हैं बड़े सिंपल हैं। कैलिफोर्निया की अदालत में वो गिल्टी हैं, उन्होंने अपने जहाँ तक मुझे इल्म है उनका एक सिविल केस था, उनका कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं था। नहीं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया ना, उन्होंने नहीं, बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया अपने गोशवारों में। अमेरिका ने वो तो आप पाकिस्तान की बात जी कर रहे जी हैं ना। जी, लेकिन अमेरिका में उस पे सिविल केस में एक्स पार्टी था जिसमें ये होल्ड किया उन्होंने, होल्ड तो नहीं, मेरिट्स पे तो फैसला नहीं किया, उन्होंने कहा कि ही वाज द डॉटर। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने डिनाई किया था। हाँ, अब जो है आपको देखना ये पड़ता है कि सिंपल एक बच्चे को डिस्क्लोज ना करना, वो मैं समझता हूँ एक मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस। वो मटेरियल तब बनती है कि उस बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो और आपने डिक्लेयर नहीं किया, कि वो है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट, हिज स्पाउस और हर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो वो जो चिल्ड्रन का डिस्क्लोजर है वो डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल बनता है। अगर आप ये कहें कि सपोज, तो मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि उसमें इबाम है, अभी ऐसा ओपन शट नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ओपन शट केस। अच्छा, आप नहीं समझते आप। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। जस्टिस फैजी, अनलेस ये दूसरा व्यू ये हो कि एक कैंडिडेट अपने डिक्लेरेशन से अवाम को ये बताता है कि ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं सादिक और अमीन हूँ, मैं रियासत मदीना बताना कि उसकी ये भी औलाद है जो एक शादी के थ्रू नहीं है, वो एक वोटर जो है वो उसके लिए रेलेवेंट है। हाँ, और उसमें नहीं वो भी सही है। उसके बाद फिर आप कहेंगे मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ, मैं जो है सादिक और अमीन हूँ, सारी बातें हैं। तो अच्छा, जस्टिस फैजी साहब के हवाले से जो विद इन जुडिशरी जो है एक उनके खिलाफ एक कैंपेन रही है और अभी भी है शायद वो कैंपेन। आप इमरान खान साहब का एक खौफ ये भी है कि जस्टिस फैजी साहब आ गए तो जो फैसले और जो मुझे लाडलापन है वो मेरा खत्म हो जाएगा, एक तासुर है ये। क्या इसमें कुछ सदाकत भी है? और जिस तरह जस्टिस फैजी साहब का केस मिस हैंडल हुआ, और इमरान खान साहब ने जो कह दिया वो सारा का सारा कसूर जो है फरोग नसीम साहब का था, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता था, वो तो अपने आप को पता दूसरों में डाल के आगे बढ़ गए। क्या देखते हैं आप, क्या ओपिनियन? अगर मैं जस्टिस काजी फैजी साहब को
थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कभी भी उसके लिए कंसिडरेशन नहीं होगा अच्छा। कि उसके साथ किसी ने क्या किया या अच्छा किया या बुरा किया। मैं नहीं समझता कि काजी फायज ईसा इस टाइप का आदमी है। अच्छा, लेकिन लेकिन वो लाडले वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी ना। वो लेकिन अदालत फैसले अपनी पसंद नापसंद या किसी टेलीफोन कॉल के मुताबिक नहीं, बल्कि आईन और कानून के मुताबिक। टेलीफोन कॉल का तो मैं फायज ईसा को जानते हुए कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ये मैंने आज तक तो किसी से बात नहीं की, लेकिन क्योंकि अब सभी उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा फैज़ हमीद ने काजी फायज ईसा को मिलने की कोशिश की और मैसेज भेजा रीडर के थ्रू कोर्ट के वो या उनके सेक्रेटरी और उसका डीजी ऐसा ही थे फैज अली साहब जी कि वो मिलना चाहते हैं। अच्छा। और फायज ईसा का जवाब था, अगर आपने मुझे कुछ कहना है तो आप अटॉर्नी जनरल को जाके बता दें। अटॉर्नी जनरल आके मुझसे मिल सकता है और आप मैं अटेंड करना आपको उस वक्त? नहीं, अच्छा। कोई और होते अटॉर्नी जनरल को आप जाके बता दें, वो आके मुझे कम्युनिकेट कर दे। गवर्नमेंट कभी कभी जज को कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहती है, जरूरी नहीं है कि जज उस पर अमल करे, लेकिन बहुत से मसले होते हैं जिसमें और अटॉर्नी जनरल पता है किस मसले पे मिलना चाह रहे थे? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो मिला तो नहीं। अच्छा। और ना ही उसने फिर अटॉर्नी जनरल के थ्रू मैसेज भेजा। तो फैज अली साहब साहब किसी फोन कॉल के इंतजार में नहीं होंगे और ना ही किसी को फोन करने देंगे। अच्छा, तो यानी मैं तो स्टोरी से बनूं, DGISI फैज हमीद साहब ने जस्टिस फैज ईसा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, ठीक है, और ये उस जमाने की बात है जिस वक्त उनके खिलाफ उनके चैम्बर में ये, लेकिन नहीं उससे पहले की बात है, रेफरेंस से पहले की। अच्छा, रेफरेंस से पहले की बात है। अच्छा, और जब वो नहीं मिले तो उसके बाद फिर रेफरेंस और आया। मैं समझता हूँ वो किस चीज पे बात करना चाहते होंगे। जी, क्या आपकी दानिश? वो जो उनकी जजमेंट थी फायज ईसा की धरने के ऊपर। अच्छा, वो 2014 के धरने जो की उस वक्त की रिव्यू के अंदर पड़ी हुई जो रिव्यू पिटीशन, तो उसमें इमरान को बेसिकली बेल आउट कर, इमरान को निकालना था उससे। नहीं, हाँ, उन्होंने तो ये कहा था कि वो जो वो वाला धरना नहीं था, ये वो रिजवी वाला धरना था जिसमें कैश बांटी गई थी। अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी वाला धरना था ना जिसमें कैश बांटे गए। कैश बांटी गई। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। उसके और जो बंद कर दिया गया था इस्लामाबाद, तो लोग अदालत नहीं पहुंच सकते थे। अच्छा, उसमें इमरान खान की कोई लेना देना नहीं वो था, दूसरा वो एक था, अलग था दूसरा सिलसिला। था। अच्छा, ये इसमें ये बताना था कि जी आपने जो जजमेंट पास की है उसको शायद शायद नहीं, हाँ। उनका जहन तो मैं रीड नहीं कर अच्छा। सकता हूँ। तो अच्छा मनीष साहब, लेकिन आप जो फैज ईसा साहब के आने के बाद आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब लाडली, लेकिन कोई भी लाडला नहीं होगा, वो एक फेयर अदालत होगी, जो ये आपका एनालिसिस है जो इतना आप जानते हैं। आपने मुझसे सवाल ये ठीक है, पूछा था सही। क्या वो फोन कॉल के ऊपर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन फेयर है कौन नहीं है। आपने जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फोन कॉल कोई उनको करने की कोशिश करेगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। हमेशा आप वक्त निकालते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने मुनीर मलिक साहब को सुना। कल का शो देखना ना भूलिएगा। नया दौर को हमें लाइक नहीं किया, अपनी ओपिनियन से आरा से आगाह करते रहिए। फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।